बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द सेंटर फॉर प्योर मैथमेटिक्स। हमारी गुफ्तगू चल रही थी फंक्शंस के हवाले से। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फ़ंक्शन को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं और इस बात को हमने एग्ज़ाम्पल्स और इसकी काउंटर एग्ज़ाम्पल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी। और फिर हमने ये भी देखा था कि फ़ंक्शंस को हम किस किस अंदाज के साथ लिख सकते हैं। आज हम इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ फंक्शंस की अहम इकसाम को पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये काम शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर करें, पसंद आने पर लाइक करें। और अगर कोई सवाल से क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसे अच्छे तरीके से रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि फंक्शन एक ऐसा रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान में जिसमें आसान ज़ुबान में हम बात करें तो हमने दो बातें पूरी करनी होती हैं। पहली ये कि पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल हो जाए, और दूसरी बात क्या कि जो एलिमेंट पहले सेट का एक मरतबा इस्तेमाल हो वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गोया के फंक्शन बनाने के लिए हमारी तवज्जो का सारा जो सा मरकज़ होता है, फोकस होता है, वो पहले सेट के ऊपर होता है कि पहले सेट का कोई एलिमेंट भी खाली नहीं रह जाना चाहिए, सारे के सारे इस्तेमाल होना ज़रूरी हैं। और दूसरी शर्त ये है कि इस्तेमाल कैसे होना चाहिए कि जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फंक्शन बनाने के लिए हमारी तवज्जो दूसरे सेट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होती, भले वहाँ का एक एलिमेंट इस्तेमाल हो जाए, दो हो जाए, जितने भी हो जाएं, हमें से गरज नहीं है। फिर हमने ये भी बात देखी थी कि जब हमारे पास फंक्शन बन जाता है तो पहला सेट हमारा डोमेन कहलाता है, दूसरा सेट हमारी कोड डोमेन कहलाता है, और दूसरे सेट के जो एलिमेंट फंक्शन बनाने के लिए पहले सेट के साथ इस्तेमाल हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और फिर ये कि जब फंक्शन बन जाता है दो सेट्स के दरमियान में तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो हमने देखा था कि एरो डायग्राम के ज़रिए भी लिख सकते हैं, उसको हम इमेज फॉर्म के ज़रिए भी लिख सकते हैं, और रिलेशन फॉर्म के ज़रिए भी लिख सकते हैं। अच्छा, आज की गुफ्तगू स्टार्ट करने से पहले एक बात हम और ज़रा व्यू कर लें कि कौन से वाली फॉर्म हमने कब फंक्शन की लिखने की, कौन से वाली फॉर्म हमने कब इस्तेमाल करनी है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सेट्स होते हैं, एक फाइनाइट और एक कौन से होते हैं, इनफाइनाइट। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे पास सेट्स डोमेन और कोडोमेन दोनों में अगर फाइनाइट सेट्स हैं तो फिर हम फंक्शन को लिखने के लिए तीनों में से जोन सी मर्जी किस्म इस्तेमाल कर लें, हम फंक्शन को लिख सकते हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एरो डायग्राम के जरिए आप लिख सकते हैं, आप इमेज फॉर्म में लिख सकते हैं, आप रिलेशन फॉर्म में यानी कि ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास बुनियादी डेफिनेशन थी रिलेशंस को पढ़ने की। तो अगर डोमेन और कोडोमेन में से कोई एक या दोनों सेट्स हमारे इनफाइनाइट हो जाएं, हमारे क्या हो जाएं, इन खास तौर पर डोमेन के एतबार से बात करूं, चलें मैं बात कुछ तरह से करता हूं। एक टाइप तो हमने क्या पढ़ ली कि अगर डोमेन और कोडोमेन में हमारे दोनों के दोनों सेट्स फाइनाइट हैं तो फंक्शन को लिखने के लिए हम तीनों में से जो सी मर्जी किस्म इस्तेमाल कर लें, हम फंक्शन को लिख सकते हैं। सूरत हाल नंबर 2 क्या है कि अगर हमारे पास फर्ज कर लें डोमेन और कोडोमेन दोनों में सेट्स हो जाते इनफाइनाइट, तो याद रखिएगा इस केस में हम फंक्शंस को सिर्फ एक ही तरह से लिख सकते हैं, और वो कौन सी किस्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। वो कौन सी किस्म होती है, इमेज फॉर्म होती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्योंकि सेट्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं तो लिहाजा हम यहाँ पर डोमेन और कोडोमेन के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते, तो लिहाजा एक ही तरीका बचता है फंक्शन को लिखने का, और वो कौन सा होता है, इमेज फॉर्म होती है। ठीक है। और तीसरा सूल क्या है, या तीसरी सूरत हल क्या है, अगर हमारे पास फंक्शन की डोमेन इनफाइनाइट सेट हो जाए, अगर फंक्शन की डोमेन हमारी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, कोडोमेन जैसा मर्जी सेट हो, फाइनाइट हो इनफाइनाइट हो, उससे हमें गरज नहीं। तीसरी सूरत हाल क्या है, अगर फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या हो जाए, इनफाइनाइट सेट हो जाए, तो भी फंक्शन को लिखने का एक ही अंदाज बचता है, और वो कौन सा बचता है, हमारे पास इमेज फॉर्म बचती है। तो कुल मिलाकर क्या समराइज हुई बात हमारे पास कि
अगर हमारे पास दोनों सेट्स डोमेन और कोडोमेन के फाइनाइट होते हैं या हो तो हम फंक्शन को तीनों अंदाज में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास फंक्शन की डोमेन और कोडोमेन में आने वाले दोनों सेट्स इनफाइनाइट हो जाएं या फंक्शन की डोमेन हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो जाए, तो इन दोनों सूरत हाल में हम फंक्शंस को लिखने के लिए सिर्फ एक ही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कौन सा है हमारे पास, इमेज फॉर्म है। यही वजह है कि जब आप कोई मैथमेटिक्स की किताब उठा के देखते हैं, कैलकुलस की किताब देखते हैं, तो वहाँ पर जब आप फंक्शंस को पढ़ते हैं तो और जब सेट्स आप देखते हैं वहाँ पे इनफाइनाइट होते हैं, तो वहाँ पे उस पूरी की पूरी बात को बयान करने के लिए फंक्शन को लिखने का एक ही अंदाज इस्तेमाल किया जाता है, और वो कौन सा होता है, एफ ऑफ एक्स बराबर है वाई, जो हमने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर में, जिसको हम इमेज फॉर्म बोलते हैं। इसके अलावा हम इनफाइनाइट सेट्स के को डील करने के लिए फंक्शन की ज़बान में कोई और किस्म को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, अब यूं तो फंक्शन हमारे पास कई तरह के होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास वन टू वन फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ऑन टू फंक्शंस हैं। लेकिन इन तमाम तफसीलात में जाने से पहले हम ज़रा अपनी गुफ्तगू को ज़रा आसान अंदाज में शुरू करते हैं, और सबसे पहले जिस फंक्शन को हम डिफ़ाइन करते हैं या लर्न करने की कोशिश करती हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। ये सबसे आसान फंक्शन है। अच्छा, अब इसकी आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले हम एक बात ज़रूर ज़हन में बिठा लें कि ये फंक्शन हम बनाते कब हैं, या ये फंक्शन बनाया कब जा सकता है। तो याद रखिएगा, आइडेंटिटी फंक्शन को बयान करने के लिए हमारे पास डोमेन और कोडोमेन के तौर पर एक ही सेट का होना लाजमी है। इसका क्या मतलब हुआ कि आइडेंटिटी फंक्शन को हम दो मुख्तलिफ सेट्स के दरमियान में डिफाइन नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने एक सेट x लिया है, एक सेट आपने y लिया है, तो x से y की तरफ या y से x की तरफ आप बेशुमार फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो कि आइडेंटिटी फंक्शन के क्राइटेरिया को क्या करता हो, फुलफिल करता हो। तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बना आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, इफ वी हैव द सेम सेट एज इन द डोमेन एज वेल एज इन द कोडोमेन। इस बात को सामने रखते हुए आइए इस आइडेंटिटी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। देखिएगा, लेट ए बी एनी सेट, ए हमने कोई एक सेट ले लिया। इसका मतलब यहां से भी पता चल रहा है कि आइडेंटिटी फंक्शन की एलिजिबिलिटी कब पूरी होती है, कि जब हमारे पास एक ही सेट हो। आइडेंटिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय, आमतौर पर हम इसको किस लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई स्टैंड्स फॉर आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज आप देख सकते हैं आई कोलन ए से ए की तरफ। हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि ये नोटेशन क्या बता रही है कि फंक्शन कहां से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, कहां की तरफ जा रहा है, ए की तरफ जा रहा है। और डिफाइन कैसे कर रहे हैं, आई ऑफ एक्स बराबर किसके आ जाए, एक्स के। और आप ये जानते हैं ये इमेज फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। क्या मतलब है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या मतलब है, आई ऑफ एक्स बराबर है एक्स के। हमने क्या बात पढ़ी थी लास्ट टाइम कि ब्रैकेट में आने वाला किसका एलिमेंट होता है, डोमेन का, और जो इक्वलिटी के बाद एलिमेंट आता है वो किसका होता है, हमारे पास रेंज का। इसका क्या मतलब हो रहा है कि एक्स किसके ऊपर मैप कर रहा है, एक्स के ऊपर मैप कर रहा है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, क्या मतलब हुआ कि सेट ए का हर एक एलिमेंट किसके ऊपर मैप करे, अपने ही ऊपर मैप करे। तो इस सूरत हाल में ये जो रिलेशन बनता है, जो एक्चुअली एक फंक्शन बन जाता है, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सबसे आसान मिसाल, सबसे आसान अंदाज है। सबसे पहली बात क्या है, और दूसरी बात हमने यहां से क्या समझनी है कि जब हम आम तौर पे पढ़ने के अंदाज में जब हम दो सेट्स के दरमियान फंक्शन को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। ठीक है, अगर दो डिफरेंट फंक्शंस हैं तो पढ़ने का अंदाज क्या होता है, अ फंक्शन f फ्रॉम दिस सेट x टू दैट सेट y। जबकि आइडेंटिटी फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें जब हमारे पास एक सेट इस्तेमाल होता है तो फिर हम लफ्ज़ फ्रॉम और टू का नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि सिर्फ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और वो कौन सा है, ऑन का। कौन सा लफ्ज़ है, ऑन का। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन इज डिफाइंड ऑन अ सेट ए। ठीक है, ये बात बड़ी जरूरी है समझना। एक टर्म होती है फ्रॉम टू की और एक होती है ऑन की। फ्रॉम टू की टर्म कब इस्तेमाल की जाती है, उस वक्त जब फंक्शन हम दो सेट्स के दरमियान में डिफाइन कर रहे होते हैं, सेट एक्स से सेट वाई की तरफ, सेट ए से सेट बी की तरफ, सेट वाई से सेट जेड की तरफ। तो फिर हम क्या टर्म यूज करते हैं, फ्रॉम
टू की। और ऑन की टर्म कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास एक ही सेट काबिल गुफ्तगू होता है, ज़ेर गुफ्तगू हमारे पास जब एक ही सेट होता है तो फिर हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, ऑन की। जैसे कि हम कह रहे हैं कि आई बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए, डिफाइंड ऑन ए, तो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आई ऑफ एक्स बराबर एक्स, यानी कि ऐसा रब्त दो एक सेट का अपने सेट से जिसमें हर एलिमेंट को उसी की इमेज के उसी एलिमेंट के साथ मैप किया जाए, इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। ठीक है, आइए अब जरा इन बातों को जरा हम थोड़ी सी एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं। पहले एग्जांपल देखिएगा, हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट हैं 1 2 और 3, तो देखिएगा आई फंक्शन हम डिफाइन कर, अब ये जो सी फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है ये एरो डायग्राम है, ये क्या है हमारे पास फंक्शन की एरो डायग्राम। चूंकि सेट हमारे पास फाइनाइट है तो लिहाजा हम एरो डायग्राम से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, हम इसको इमेज फॉर्म से भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम रिलेशन फॉर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई ऑफ 1 बराबर है 1, आई ऑफ 2 बराबर है 2, आई ऑफ 3 बराबर है 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट का वही इमेज आ रहा है, तो लिहाजा ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। आप देख सकते हैं फंक्शन की दोनों बातें इसमें पूरी हो रही हैं। पहली बात क्या कि पहला सेट सारे का सारा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरी बात यह कि जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो रहा है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो लिहाजा फर्स्ट एग्जांपल के साथ में हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ए से ए पर, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन है। सेकंड एग्जांपल की तरफ देखिएगा, इसमें सेट लिया जा रहा है एक्स ए बी सी, चूंकि ये फाइनाइट सेट है, फिर वही बात फंक्शन को आप किसी भी अंदाज में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो अंदाज अख्तियार किया गया है, ये दानिस्तन मैंने इमेज फॉर्म इस्तेमाल की है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है कि आई ऑफ 1 आई ऑफ ए बराबर आ रहा है ए के, आई ऑफ बी बराबर आ रहा है बी के, और आई ऑफ सी बराबर किसके आ रहा है, सी के। तो ये कौन सी फॉर्म है, हमारे पास इमेज फॉर्म है। फर्स्ट एग्जांपल में कौन सी हमने फॉर्म इस्तेमाल की है, एरो डायग्राम इस्तेमाल की है। सेकंड में भी इस्तेमाल होने वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी फंक्शन आ रहा है। अब जरा तीसरी एग्जांपल पे गौर कीजिएगा, जहां पर हम इनफाइनाइट सेट ले रहे हैं, z हम जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर है, z से z पे हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और फंक्शन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, आई ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, x के, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। अब ये देखिएगा चूंकि z इनफाइनाइट सेट है, z हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है, और अभी मैंने क्या बताया, अगर हमारे पास डोमेन और को डोमेन में आने वाले सेट्स क्या हो जाएं, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएं, तो फिर आइडेंटिटी फंक्शन को बल्कि किसी भी फंक्शन को डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक ही किस्म बचती है, और वो हमारे पास क्या होती है, इमेज फॉर्म होती है। तो वही लिखा गया है आई ऑफ एक्स बराबर है एक्स, ये सारी बात इन जनरल लिखी गई है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, कि आप जो भी इंटीजर पुट कर लें, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो जीरो है, तो उसका इमेज कौन आएगा, वो खुद ही आएगा। चूंकि हम z के एलिमेंट्स को लिस्ट नहीं कर सकते डोमेन में, ना ही को डोमेन में, क्योंकि z कौन सा इनफाइनाइट सेट है, तो लिहाजा इस सूरत हाल को कोप अप करने के लिए हमारे पास फंक्शन को लिखने की एक ही शक्ल बचती है, और वो हमारे पास कौन सी होती है, इमेज फॉर्म होती है। जैसे कि बयान किया गया है आई ऑफ एक्स बराबर है किसके, एक्स के, हर एलिमेंट का इमेज कौन आ रहा है, वो खुद ही आ रहा है। जी, आइडेंटिटी फंक्शन के बाद जो दूसरा फंक्शन है जो हम देखने लगे हैं, ये है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। ये बड़ा मज़ेदार सा फंक्शन है। मतलब ये हुआ कि अभी हम जरा आसान आसान फंक्शंस को देख रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी को बढ़ाएंगे। देखिएगा, अब हमारे पास कोई कैद नहीं है, अब हमारे पास दो सेट्स हो सकते हैं गुफ्तगू के लिए, एक सेट भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन के लिए लाजमी है कि हमारे पास एक ही सेट ज़ेरे गुफ्तगू हो। जी देखिएगा, a function f from set x to set y is called constant, यानी कि कब कांस्टेंट होगा, if f of x बराबर है c, c कोई कांस्टेंट है, for all x belongs to x and c belongs to y। क्या मतलब है कि अगर डोमेन के, हमने पढ़ा फंक्शन में क्या मुराद है, डोमेन सारी इस्तेमाल हो, और जो एलिमेंट एक मरतबा इस्तेमाल हो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्या बात आ रही है कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स जोन से हैं दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो, एफ ऑफ एक्स बराबर है सी के। क्या मतलब है, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मैप हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं,
कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। ये सी बेसिकली स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट लिखा गया है कि आप जनाब डोमेन के सारे एलिमेंट्स को उठा के कोड डोमेन के किसी एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर दें तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनता है ये हमारे पास क्या बनता है, कांस्टेंट फंक्शन बनता है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल में देखिएगा, सेट एक्स में देखिएगा हमने लिया है 1 2 3, सेट वाई में हमारे पास है ए बी सी का सेट। अब देखिएगा कि तीनों के तीनों एलिमेंट्स 1b 2b और 3b, तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो सेट x के हैं, जो कि डोमेन का सेट है, ये y के सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मैप कर रहे हैं और वो कौन सा हमारे पास b, किस पे मैप करें, b पे करें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा फंक्शन हो गया हमारे पास, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेंज हमारे पास क्या आ रही है, सिंगलटन b आ रही है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल के अंदर भी आप बात बखूबी देख सकते हैं कि जो सेट x के एलिमेंट्स हैं a b और c, ये सेट y के जो तीन एलिमेंट्स l m n, ये उनमें से सिर्फ के ऊपर मैप कर रहे हैं, एल के ऊपर मैप कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन ही हमारे पास क्या हुआ, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। बिल्कुल इस तरह से देखिएगा जैसे कि हम अगर एक क्लासरूम में बैठे हों, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स और टीचर, ठीक है, अब ये एक रिलेशनशिप है स्टूडेंट्स से टीचर की तरफ, यानी कि स्टूडेंट्स जो उनसे हैं वो कहाँ पर हैं, डोमेन के सेट बन जाते हैं, टीचर जो उनसे है वो हमारे पास कौन से बन जाता है, कोड डोमेन के, जो कोड डोमेन के सेट बन जाते हैं। ठीक है, अब जो रिलेशनशिप है तमाम के तमाम जो उनसे स्टूडेंट्स हैं वो किसकी तरफ मुतवज्जो हैं, एक ही टीचर की तरफ मुतवज्जो हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। या मिसाल के तौर पर अगर आप कोई 2-4 लोग हैं, आपका कोई गेस्ट आ रहा है, आउट ऑफ स्टेशन आ रहा है, एयरपोर्ट पे आप उसको रिसीव करने जा रहे हैं, तो ये एक फंक्शन है होस्ट का गेस्ट की तरफ, आप होस्ट हैं और वो गेस्ट हैं। अब जब फर्ज कर लें एरोप्लेन ने जब लैंड किया, गेस्ट आपके नीचे उतरा है, ठीक है, अब आपने उनको रिसीव करना शुरू किया, पहले गेस्ट 1 ने रिसीव किया, फिर गेस्ट 2 ने रिसीव किया, फिर गेस्ट 3 ने रिसीव किया, हैंडशेक किया, तो ये रिलेशनशिप क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। कहाँ से, होस्ट की तरफ से, कहाँ की तरफ, गेस्ट की तरफ, चूंकि आने वाला एक शख्स है, आने वाला एक शख्स है, ठीक है, और आप 3-4 लोग हो और 3-4 लोगों ने एक मरतबा क्या किया है, हैंडशेक किया, किसके साथ, गेस्ट के साथ, तो ये कैसा फंक्शन बन गया आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। यूँ समझ लीजिए दूसरे अंदाज में कि कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज होती है ये हमेशा क्या होती है, एक सिंगलटन सेट होती है। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि कोड डोमेन में हमने सिर्फ एक एलिमेंट वाला सेट लेना, नहीं। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में जो सेट वाई लिया गया वो सिंगलटन सेट नहीं है, अलबत्ता जो रेंज बन रही है वो हमारे पास क्या बन रही है, सिंगलटन सेट बन रही है। तो क्या तय पाया कि कांस्टेंट फंक्शन से क्या मुराद है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन के सारे एलिमेंट जो से हैं वो कोड डोमेन के सेट में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के ऊपर मैप करें, या दूसरे अल्फाज में कि कांस्टेंट फंक्शन में ऐसा फंक्शन लिया जाता है जिसकी जो रेंज होती है फंक्शन की वो हमारे पास क्या होती है, सिंगलटन सेट होती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बातें आज की समझ आई होंगी। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उन्हें अच्छे अंदाज में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।